नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्र पर मैं हूं आपका होस्ट नीरव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। वो है पीरियोडिक टेबल। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन है, एक मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़े। और अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करना, और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स इनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग की गियर लगा लो और तैयार हो जाओ आज और एक जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें कुछ चीजें तो जैसे कि एफिनिटी वगैरह, मतलब कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जानना ही जानना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें तो जानना ही जानना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 2020 का है। 2020 में क्वेश्चन में बोला क्या गया है, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज I1, I2 एंड I3 फॉर 4 एटम्स विद डिफरेंट इन n+1, बट बोला गया है कि n लेस देन 10। ये n क्या है? एटॉमिक नंबर। n एटॉमिक नंबर है। अब बोला क्या गया है, I1, I2 और I3 दिया गया है। अब देखो ये जब ये ऐसा क्वेश्चन आया ना, तब देखना कहाँ पर एब्रप्ट चेंज हो रहा है। देखो इधर 1600 टू 1300, इसके बाद 600, ये थोड़ा जंप है। इसके बाद देखो जंप तो होगा ही ना। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब ये जो पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, मान लो इधर n इलेक्ट्रॉन्स n प्रोटॉन्स था, तो बाहर क्या था? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। अब एक निकल गया, मतलब n-1 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इसके लिए z इफेक्टिव बढ़ गया। अगर z इफेक्टिव बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है, उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो होता है I1 या I2 बोल सकते हो, I2, तो उसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी इज नीडेड हाई। हाँ, अब देखो, अब थर्ड n+2 में जो है, ये 496 से सीधा जा रहा है 400 562। तो ये तो एक एब्रप्ट चेंज है ना। तो n+2 के लिए जो I2 आ रहा है वो एब्रप्ट आ रहा है, और n+3 के लिए देखो, n+3 के लिए 738 1400, ये तो कंपैरिजन है, ये तो कंपेरेबल है। तो मगर उसके बाद 1400 से सीधा 7777, तो ये n+3 के लिए I3 जो है ये एब्रप्ट है। अब इधर से सीखना क्या है, इधर से सीखना है कि n+2 के लिए मान लो कि, मतलब n+2 के लिए क्या होगा, n+2 के लिए n+2 के लिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन था ना, पहले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मगर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें दिक्कत होगा। मतलब ये क्या होगा, एक अल्काली मेटल्स होगा, अल्काली मेटल, जिसके बाहर क्या है, 2s1 है, मतलब सॉरी 2s1 है, मतलब 3s1 बोल सकते हो। तो इसके बाहर कितना होगा, n+2 के बाहर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। n+1 के भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अल्काली मेटल है। अब इसके बाद आता है, हाँ, इसके बाद क्या आता है, n+2, n+3। n+3 में बोला गया है दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो, उसका जो वैल्यू है वो एब्रप्टली बढ़ रहा है। मतलब ये क्या होगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल, ये होगा अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो n+3 क्या होगा, अब बोला क्या गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए अगर ये अल्काली मेटल्स होगा और n का वैल्यू लेस देन 10 है, तो ये n+1 क्या होगा, एक नोबेल गैस होगा। और हमें पता है ये नोबेल गैस क्या होगा, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो n+1 जो आएगा वो आएगा
नियॉन का n+1, जिसका एटॉमिक नंबर है 10, और 10 के लिए n+1 इज इक्वल टू 10 अगर हो तो n इज इक्वल टू 9। और अगर कोई नोबेल गैस का देखे ना, नोबेल गैस का क्या होता है, नोबेल गैस के लिए ऐसा देखना कि ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे ज्यादा होगा पहले बात तो। फास्ट वैल्यू I1, I2 भी एब्रप्टली ज्यादा ही होगा, मगर इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये लगभग थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है, इससे थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा होता है, मगर कोई अब्रप्ट चेंज नहीं होता। तो ये इसके लिए नोबेल गैस देखते हैं हम लोग। मगर पता तभी चलेगा जब कोई अब्रप्टली चेंज देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो n का आएगा 9। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है द ऑप्शंस विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हमें पता चलना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अगर हमें इधर पूछा गया है, तो क्या होगा? हाँ, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होता है, एक सेकंड क्या हो गया? हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, these are oxides which can react with both acids and bases, acids and bases। अगर मैं मान लो कि ZNO है, ZNO के साथ क्या होता है? अगर एक एसिड के साथ मैं ट्रीट करूँ, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जो कि है सॉल्ट, और उसके साथ क्या बनेगा? वाटर। और अगर मैं जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दूं तो क्या बनेगा? Na2ZNO2 प्लस H2। तो यही होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ZNO मैंने बताया कि ZNO तो होगा ही होगा, तो ZNO तो मतलब ZNO Al2O3 PbO, ये लिख ही देता हूँ मैं कि MgO, कार्बन डाइऑक्साइड, ZNO और N2O। अगर इन दोनों में ये ZNO क्या है? एम्फोटेरिक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड। और इधर N2O क्या है? न्यूट्रल। ये ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ZNO तो पहले होगा ही होगा, Al2O3 भी होता है, Al2O3 ZNO। लेड का ऑक्साइड मिले तो वो लिखा देना। Cr2O3 भी होता है, बेरिलियम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये तो NO नहीं होगा, NO नहीं होगा तो B तो गलत हो गया। और इधर से क्रोमियम नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि CrO इधर नहीं होगा। तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आएगा C और D। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियो ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 13 के लिए अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाए, मतलब किसी भी ग्रुप के लिए अगर हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे जाए तो क्या होता है? देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, एफ ऑर्बिटल्स, जो भी बोलो, एफ ऑर्बिटल्स। तो क्या होता है जब डी ऑर्बिटल्स में हम अब हम लोग क्या देखते हैं? पी ब्लॉक देख रहे हैं। पी ब्लॉक में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब पहले तो सही होगा कि एल्यूमिनियम रहेगा, पहले गैलियम रहेगा, फिर मतलब जो भी होगा, एक सेकंड मैं बता देता हूँ, रीजन बताता हूँ पहले। रीजन क्या होता है जब नीचे जाते हैं ना, तब ये होता है डी ब्लॉक, डी, ये तो होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल नीचे जाने से क्या होता है? नीचे जाने से एस और पी ऑर्बिटल का जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, क्योंकि नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एसपी ऑर्बिटल शील्ड होता है, शील्डिंग हो जाता है। इसका शील्डिंग की वजह से इसका पेनिट्रेशन होता है। और इसका पेनिट्रेशन अगर अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर एस अंदर जा रहा है, ये जो पी था ये भी अंदर जा रहा है, तो बाहर का डी ऑर्बिटल क्या होगा? इसका शील्डिंग इफेक्ट गिर जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। तो डी ऑर्बिटल का इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल क्या होता है? पोर शील्डिंग इफेक्ट, पोर शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका होता है फोर्स शील्डिंग इफेक्ट।
डी ऑर्बिटल्स का। तो इसलिए क्या होता है, जो फाइनली ऑप्शंस आएगा हम लोगों के पास, वो क्या आएगा, पहले तो गैलियम आएगा, उसके बाद तो इसके लिए पहले बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए था मगर गैलियम आ जाता है। फिर क्या होगा, आयन आ जाता है, Tn नीचे जा चला जाता है, इसका भी इंटरचेंज हो जाता है। तो इसका फाइनल जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। तो ये 2016 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो ये था आज का क्वेश्चन के लिए, इतना ही था, तीनों क्वेश्चंस हो गया आज का। और एक सेकंड में देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। तो और तो क्वेश्चन नहीं है, और तो अगर क्वेश्चन नहीं है, ये तीनों क्वेश्चन था, तो मतलब समझ रहे हो ना, ये मतलब यही था ये क्वेश्चन में। पीरियोडिक टेबल में ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करो, देखो पढ़ने का तो पीरियोडिक टेबल तुम 10 लेक्चर्स में पढ़ सकते हो, अगर जो 10 लेक्चर से कोई मतलब नहीं होता। जी एडवांस में इसका वेटेज देखो, इसका वेटेज आता है मतलब 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का ये आ जाएगा। तो उसका मतलब नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है, और वो भी हर साल कॉन्टिन्यूएशन, कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। मगर ये जो क्वेश्चंस आता है ना, क्वेश्चंस का टाइप समझ लो, कि अगर आ जाए तो उसको स्कोरिंग कर लो, क्योंकि सारे स्टेप चैप्टर्स तो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, जो चैप्टर स्ट्रांग है उसको पकड़ के चल लो। तो पहले जो कॉन्सेप्ट था, आयनेशन पोटेंशियल पढ़ लो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लो। मतलब ये क्या बोल रहा है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स पढ़ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये जो था ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ये पकड़ के पढ़ लो। सारी चीजें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स में क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लो, आई जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आ ही सकता है। और थर्ड क्या है, रेडियस पढ़ लो। और फोर्थ में एक बोल सकता हूँ कि ये एटॉमिक रेडियस है। और इसके बाद अगर पढ़ना ही चाहते हो तो वो शील्डिंग इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है, शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन, ये शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन ये अच्छे से पढ़ लो। तो ये सबसे लास्ट 10 इयर्स कवर हो जाता है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, और कुछ ज्यादा कुछ खास बोलना नहीं है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मतलब ये तो शायद 20 वीडियो हो गया अभी तक, तो 20 वीडियोस आ चुका है। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हारा मर्जी, तुम शेयर तो करोगे नहीं, क्योंकि अकेला आना है आईआईटी में। तो तुम्हारा मर्जी, अगर कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर कर देना, अच्छा लगेगा। और आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो मिलेंगे आईआईटी दिल्ली में। ओके बाय।